दोस्तों, ईरान ने उनके सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खमैनी के कहने पर 1 अक्टूबर 2024 को इसराइल पर तकरीबन 200 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इसराइल को काफी नुकसान भी पहुंचा, जिसके कुछ मनाजिर इन वीडियोस में देखे जा सकते हैं। ईरान का ये हमला इसराइल पर पहली दफा नहीं था। इससे पहले भी ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को इसराइल पर हमला किया था और अप्रैल वाला अटैक अक्टूबर वाले अटैक से काफी बड़ा था, जिसमें 30 क्रूज मिसाइल्स, 170 ड्रोन्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे। 1980 में जब ईरान और इराक की जंग हो रही थी, उस वक्त ईरान को वॉर लड़ने के लिए वेपन्स की जरूरत थी, लेकिन दुनिया के कई बड़े मुल्कों ने ईरान को वेपन सप्लाई करने से मना कर दिया था। तब ईरान ने ठान लिया कि वो खुद वॉर वेपन्स बनाएंगे और फिर ईरान ने अपनी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाई, क्योंकि ईरान के लीडर आयतुल्लाह खमैनी वेपन्स के लिए किसी भी कंट्री पर डिपेंड नहीं करना चाहते थे, जिसका सबूत हम इस हमले से देख सकते हैं, जब ईरान ने तकरीबन 1800 किलोमीटर की रेंज से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। ईरान के पास खतरनाक ड्रोन्स भी हैं, जो अप्रैल वाले हमले में भी यूज हुए थे। ये ड्रोन्स जमीन से बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और रडार में भी नहीं आते। इसके साथ साथ ईरान के पास सबमरीन्स भी हैं, जो कि वो खुद बनाते और नॉर्थ कोरिया से इंपोर्ट भी करते। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिस वजह से जंग का सिलसिला शुरू हुआ। इस हमले की रिटेलिएशन में इसराइल ने गाजा पर हमला किया और इतने मिसाइल फेंके कि वो जगह पर रहने के काबिल भी नहीं रही। इस लड़ाई के चलते दुनिया इसराइल को जेनोसाइड के नाम से भी पुकारने लगी, लेकिन इसराइल पर कोई असर नहीं हुआ। अगर हम ईरान के कनेक्शंस और एटॉमिक ताकत के बारे में बात करें, तो फिलहाल ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे डेंजरस कंट्री बन चुका है और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहते हैं। ईरान अपने कनेक्शंस की वजह से बहुत डेंजरस समझा जाता है। एक्चुअली में इस कनेक्शन को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इन कनेक्शंस में लिबनान के हिजबुल्लाह इंडिपेंडेंट मिलिट्री ग्रुप, गाजा के हमास और यमन के हुतीज ग्रुप शामिल हैं, जिसका मतलब है कि ईरान अपने इन प्रॉक्सीज को फंड करता है और सपोर्ट करता है और इसराइल के खिलाफ लड़ाई में मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसराइल को सबसे बड़ा सपोर्ट अमेरिका और यूरोप का है। अमेरिका इसराइल को प्रॉक्सी बनाकर मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है, जिस वजह से कमाला हैरिस का मानना है कि ईरान इज द डिस्टेबलाइजिंग फोर्स इन द मिडिल ईस्ट। इसराइल के गाजा पर हमले से पहले ये तीनों ग्रुप यानी हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज इसराइल से अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब ये सब इकट्ठे हो चुके हैं और इन सब का एक ही मकसद है, इसराइल की तबाही। 27 सितंबर 2024 को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के दौरान कहा कि अगर इसराइल लेबनान के साथ जंग करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। और जब इसराइल के लीडर बेंजामिन नेतन्याहू की बारी आई तो आधे से ज्यादा लोग असेंबली छोड़ के चले गए। ये इसराइल के मुंह पर दुनिया की तरफ से जोरदार थप्पड़ था। वजह साफ जाहिर थी, इसराइल के पैलेस्टीन पर हमला करके बच्चों और औरतों को कत्ल करना। लेकिन इसराइल के लेबनान पर हमले के बाद ईरान डायरेक्टली मिडिल ईस्ट की वॉर का हिस्सा बन चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मिडिल ईस्ट की रीजनल वॉर भी बन सकती है। यहाँ हमारा ये जानना भी जरूरी है कि ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट हमला क्यों किया। ये बात है 1 अप्रैल 2024 की, जब इसराइल ने सीरिया के कैपिटल दमस्कस में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर एयर स्ट्राइक की और ईरान के 7 मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ साथ ईरान की एम्बेसी के टॉप जनरल मोहम्मद रिजा जाहिदी की जान चली गई। अपने कीमती ऑफिसर्स के मरने के बाद ईरान चुप बैठने वाला नहीं था और ईरान ने एज ए रिटेलिएशन 13 अप्रैल 2024 को इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। अब जब बात मिडिल ईस्ट में वॉर की हो और अमेरिका बीच में टांग न अड़ाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस ने इस हमले को कंडेम किया और कहा कि हमारी मदद से ही इसराइल के अटैक रोक पाया
और अमेरिका के लिए इसराइल की सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के साथ साथ यूके और जॉर्डन जैसी कंट्रीज ने भी इसराइल की मदद की। ये बातें सुनकर ईरान दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरह खामोश नहीं रह सका और अमेरिका के जवाब में ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने इसराइल की मदद की तो ईरान अमेरिका की मिलिट्री बेस पर हमला करेगा और उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। वॉर में 3 चीजें बहुत अहम है, ऑयल, वेपन्स एंड मैन पावर। अगर हम ऑयल की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के पास दुनिया के टॉप 5 ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं और यही वजह है कि अमेरिका हाथ धोकर ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो जो हाल अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ था, अब वो ईरान पर हमला करने से पहले 10 दफा सोचेंगे। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वेपन्स। वो भी ईरान अब खुद बना रहा है और उसको वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी फॉरेन एड की जरूरत भी नहीं है। ईरान के पास जो वेपन्स हैं वो बहुत खतरनाक हैं। अक्टूबर के हमले में जो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए उनका नाम फतह है, जो कि ईरान ने 2023 में बनाए थे। ये मिसाइल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी स्पीड 18,000 किलोमीटर पर आवर है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से भी 15 गुना ज्यादा है। यानी कुछ ही मिनट लगेंगे इस मिसाइल को इसराइल पहुंचने में। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, मैन पावर, जो कि ईरान को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से मिल चुकी है। अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो कि 1982 में बना था, जब इसराइल ने लेबनान का इन्वेजन किया था। आज हिजबुल्लाह का शुमार दुनिया के मोस्ट आर्म्ड एंड पावरफुल नॉन स्टेट ग्रुप में होता है। ये एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो सन 1985 में ऑफिशियली तौर पर ग्रुप बना, जिनका मकसद वेस्टर्न पावर्स को लेबनान से बाहर निकालना और इसराइल की तबाही थी। और इसी वजह से अमेरिका और यूरोप हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ग्रुप मानती हैं। लेबनान के कई हिस्सों पर इसराइल ने 22 साल से कब्जा किया हुआ था और फिर हिजबुल्लाह ने ही ये 2000 में इसराइल को वहां से मारकर बाहर निकाला। दूसरी तरफ हूतीज का ग्रुप 1990 में बना, जिसका मेन काम शिया कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करना और फॉरेन पावर्स को यमन से बाहर निकालना था। अगर हम मैप पर देखें तो ईरान एंड यूएई मिडिल ईस्ट की 2 सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, लेकिन यूएई की सपोर्ट ईरान के साथ क्यों नहीं है? इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह ये कि अमेरिका का यूएई को सपोर्ट करना, यानी यूएई का अमेरिका के पपेट्स बनना, और दूसरी बात कि यूएई एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है और ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है। आपस के मजहबी इख्तलाफ की वजह से इन दोनों मुल्कों के आपस में नहीं बनती, लेकिन अगर सिर्फ मजहब की वजह होती तो यूएई अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात ना रखता। इससे साफ जाहिर है कि यूएई का ईरान को सपोर्ट ना करने की वजह अमेरिका के साथ अलायंस है, ना कि मजहबी रंजिश। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपने पांव जमाने के लिए पार्टनर की जरूरत है और इसराइल से बेहतर पार्टनर अमेरिका को मिल ही नहीं सकता। पिछले तकरीबन 1 साल में 42,000 पैलेस्टीनी शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा बच्चे और औरतें हैं। 95,000 से ज्यादा लोग जख्मी और तकरीबन 2.3 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही थी। सब एजेंसीज जो अमेरिका में छोटे से छोटे इंसिडेंट को भी ह्यूमन राइट की जद में लाकर इशू बना देती थी। हजारों बच्चों के मरने पर एक बात नहीं हुई, जिससे साफ पता चलता है कि ज्यादातर एजेंसीज जैसे कि ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एक मजाक है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने इनको बनाया और फंडिंग की है। इसके अलावा इन इदारों को ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई। यहाँ तक कि इस मामले को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी डिस्कस किया गया। यूनाइटेड नेशन के मेंबर मिलकर वोटिंग करते हैं और इस वोटिंग के जरिए फैसला किया जाता है। ये 3 दफा हो चुका है कि यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर पर मैक्सिमम वोट दिए, लेकिन अमेरिका ने वीटो पावर यूज करके इस डिसीजन को रद्द कर दिया। जी हाँ, ये वही अमेरिका है जो मीडिया के सामने तो गाजा में एड भेजता है, लेकिन वो इसराइल को गाजा और दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्री से लड़ने में सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2019 से 2023 तक इसराइल के टोटल वेपन सप्लाई का 68% अमेरिका की तरफ से प्रोवाइड किया गया है और इसके साथ साथ हर साल अमेरिका की तरफ से 3.8 बिलियन की एड भी इसराइल को दी जाती है ताकि वो जंग का माहौल बनाए रखे। इसके चलते बहुत से ब्रांड्स को भी बायकॉट किया गया। हम एग्जांपल लेते हैं ज़ारा क्लोथिंग ब्रांड की,
जो कि 1975 में स्पेन में अमांसियो ऑर्टेगा ने बनाई थी और अब दुनिया भर में इसके आउटलेट्स हैं। जब पूरी दुनिया के लोग इस गम में थे कि पैलेस्टीन में मासूम और बेगुनाह लोग मर रहे हैं, ज़ारा ने एक फैशन शो किया जिसमें अमेरिकन मॉडल ने व्हाइट कपड़ों में लिपटी डमी के सामने पोज किया और ऐसे मंजर दिखाए जैसे ज़ारा कंपनी उन बेगुनाह मरने वाले लोगों का मजाक उड़ा रही है। इसके बाद बहुत से लोगों ने ज़ारा का बॉयकॉट कर दिया। ये तो हम सबको पता है कि जब भी वॉर होती है तो सबसे ज्यादा सिविलियंस की जान जाती है। उम्मीद है कि दुनिया में वॉर्स खत्म हो और मासूम लोग की जान बिला वजह ना जाया हो। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।